हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक और नागरिकता। इसमें हम दो टॉपिक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? यहाँ पर सिर्फ हम राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 1950। 1950 में जो है 1950 में अपनाया गया था जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जो है जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। मतलब संपूर्ण राष्ट्रगान को जो गाने का समय है 52 सेकंड में है। 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संपूर्ण राष्ट्रगान का जो है वादन या गायन का काल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 52 सेकेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से जो है अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत शासन द्वारा जो है राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। ये जो राजकीय चिन्ह है ये सारनाथ वाराणसी के स्थित अशोक सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो यह है 3.2 और इसमें जो है तीलियों की संख्या है 24, जो इसमें बीच में चक्र होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से सही है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी केवल एक। पहला स्टेटमेंट जो है ये, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यही स्टेटमेंट सही है। बाकी ये इसमें 24 तीलियां हैं और इसका ये जो रेशियो है ये 3.2 है, ना कि जो है 3:4 है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी बाघ। कभी कभी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, बट जो है कभी कभी ये भी गलत हो जाते हैं, तो इसे याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये भी याद रखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत, तो ये बाघ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 अप्रैल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन बी कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा और ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है कमल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टस। पाओ क्रिस्टस नाम है इसका मोर का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद और राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय फल आम तथा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? यह भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है ये किसका प्रतीक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्याय का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप जो है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां मतलब कि 24 आरे हैं और यह किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है न्याय का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है 24। राइट आंसर ऑप्शन बी, 24। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है जो राष्ट्रीय पंचांग है इसके संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। और सेकंड स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पर जो कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो है साथ साथ देश भर के लिए एक शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और चैत्र का पहला दिन जो है सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। यहाँ पर स्टेटमेंट में बता रहा था कि जो है ये राष्ट्रीय पंचांग किस पर है? विक्रम संवत पर, ना कि ये शक संवत पर आधारित है, ना कि विक्रम संवत पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नागरिकता से है। देखते हैं क्या है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के संविधान में जो है किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है तो ये किस भाग में किए गए हैं भारत के भारतीय संविधान के? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। ये जो है नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं किसमें? भारतीय संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 2 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5 से 11। 5 से 11 तक के अनुच्छेद जो हैं ये सभी नागरिकता से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये नागरिकता टॉपिक जो है पॉलिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीपीसीएस और आरओ में आने वाले एग्जाम में जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ये 2020 में जो है यूपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की जो है केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति जो है संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अमेरिका में जो है ये संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता है, जिसका कि ये भारत में नहीं है। भारत में केवल भारत का नागरिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है भारत की जो है नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सी सही है। इसमें
यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है इनमें से किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। यदि कोई विदेशी हो और भारतीय बैंक में धन जमा कर दे तो सोचे कि उसे भारतीय नागरिकता प्रदान हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। भारतीय नागरिकता जो है ये जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में जो यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं भारतीय नागरिकता जो है किस किस के द्वारा, तो ये जन्म से और रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और ये भारत में जो है धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, इससे नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने का जो है तरीका नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है भारत का नागरिक जो है अपनी नागरिकता कैसे खो देगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। भारतीय नागरिक जो है अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करे, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। यदि भारत का कोई व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, भारत की नागरिकता खो देगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करने से की दशा में और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। अगर सरकार की आलोचना करने से देश की नागरिकता का लोप हो तो न जाने अब तक जो है कितने लोग नागरिकता खो चुके होते। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है? इसमें से जो कौन है कार्ड धारक, तो ये प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं। अर्ह मतलब कि नहीं है, ये नहीं वाला वर्ड ध्यान से रखिए, ये कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन गलत करा के ही मानता है। तो कौन से जो है प्रवासी नागरिक पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, इसमें देखते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। वे जो है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, जो कि वे भारतीय हैं जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्न लोग जो हैं अर्ह नहीं है। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की जो है विदेशी मूल की पत्नी तथा एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह और मातामही जो है संविधान लागू होने के बाद अथवा लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। और एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड का में उल्लेखित है के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिक को इससे वंचित रखा जाएगा। ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों की जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 फर्स्ट में जो है आई में जो ये 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में
दो राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता एकहरी है। और थर्ड स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक। पहला स्टेटमेंट जो है केवल यही करेक्ट है और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है संघ और राज्य की। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड, 371 ए असम, 371 बी मणिपुर जो है ये 371 आई में नागालैंड और 371 ए में असम और ये जो है असम है इसमें 371 बी में, 371 ए में है नागालैंड, 371 बी में असम और मणिपुर है 371 सी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है 371 डी में, सिक्किम है 371 एफ में, मिजोरम है 371 जी में और अरुणाचल प्रदेश है 371 एच में तथा गोवा है 371 आई में। ये राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। ये जो 371 ए से लेकर 371 आई तक अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें क्या है, ये राज्यों के संबंध में इसमें विशेष उपबंध जो है अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र संघ और राज्य हैं, लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में नागरिकता है एकहरी, जबकि अमेरिका में नागरिकता है दोहरी। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ये जो पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप है ये किसका सिद्धांत है, किस देश का सिद्धांत है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ क्या है, वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ का वह निवास करता है। एक तो उसके पास अमेरिका के नागरिक के पास अमेरिका की नागरिकता होती है और दूसरी कि जहाँ क्या वह उस राज्य में निवास करता है। इसके विपरीत भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में के नागरिक के पास केवल भारत की नागरिकता है, ना कि उस राज्य की जिस राज्य में वह निवेश करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए इनमें से कौन सक्षम है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति जो है संसद को है। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जिसमें क्या हुआ, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के तहत जो है पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता अधिनियम के तहत अगर कोई पंजीकरण द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उस भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने 7 वर्ष बिताने होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो राइट आंसर हमने अभी इसको डिस्कस किया 7 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास है। नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें कोई भी सही नहीं है। ये विशिष्ट अधिकार जो है नागरिकता प्राप्त करने का भारत में नागरिकता अधिकार जो है किसे प्राप्त है विशिष्ट, तो ये है संसद को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। इसलिए जो है इस प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम यहाँ पर कहीं नहीं है। ये अधिकार किसे हैं, संसद को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में
संसद से कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 को। ये कब पारित किया गया था? ये 11 दिसंबर और 2019 को ये नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से पारित किया गया था, जिस पर बहुत बवाल भी हुआ था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को क्या की? मंजूरी प्रदान कर दी। ये पॉइंट जो है याद रखिए। ये नागरिकता संशोधन विधेयक जो था 2019, ये लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा उसी तिथि को पारित कर देती है। फिर 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को क्या की? मंजूरी प्रदान कर दी। यह विधेयक क्या हुआ? अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से क्या हुआ? 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। यदि ये पूछा जाए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 कब से लागू हुआ, तो ये 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून जो था ये कब पारित हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019 और लागू कब से हुआ? तो 10 जनवरी 2020 से। देखते हैं यहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून जो है पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 से, लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए।